हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कोशिश करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालें। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ सॉलिड के बारे में निकालते कैसे हैं वो कंसेप्ट सीखने से पहले आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि सॉलिड की एक डेंसिटी होती है, फिक्स्ड होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, अगर कोई डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाल के या किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल के है तो डेंसिटी निकालने का एक आसान सा तरीका है, शायद हम सबको आता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जो सीधा सा प्रिंसिपल है कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो सीधा सीधा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, बट प्रॉब्लम सुनिएगा, जब आप डेंसिटी निकालते तो आप ये फॉर्मूले को मास अपॉन वॉल्यूम लिखते लिखते आप एक चीज को भूल जाते हैं कि जिसका मास होगा उसी का वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक आयरन का पीस, ठीक है, ये मेरे पास आयरन का एक पीस है, अगर मैंने इतने सब्सटेंस का, इतने एरिया का मास लिया तो मुझे इतने ही एरिया का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जिसका मास उतने ही स्पेस का वॉल्यूम भी निकालना होगा। अगर मैं इसका इतना ना लेके मैं इधर का मास लूं तो मुझे इतना सब्सटेंस, इतना पूरे का वॉल्यूम पता होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक, मैंने क्या बोला कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बट ये याद करना कि जितने का मास लोगे उतनी ही सब्सटेंस का आपको वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। अगर मास इतने का लिया तो इतने का ही मैं वॉल्यूम भी निकालूंगा, अगर मास इतने का लिया तो इतने ही सब्सटेंस का मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मास इसका लूं और वॉल्यूम इसका लूं। सिर्फ रेशियो मास अपॉन वॉल्यूम नहीं है, ये याद रखना कि डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जितने सब्सटेंस का मास होगा उतने ही सब्सटेंस का वॉल्यूम भी होगा। अब समझिए, मैं कहता हूं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि कैसे डेंसिटी को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने बोला कि एक आपके पास एक कुछ है, कोई भी मटेरियल है, मान लेते हैं पेन है, इसकी डेंसिटी निकालो। ये मान लो प्लास्टिक से बनी है तो ये प्लास्टिक की डेंसिटी निकालो। तो डेंसिटी निकालने के लिए मुझे इस पेन का, अगर मैं पूरे का निकालता हूं तो पूरी पेन का मास पता होना चाहिए और पूरे पेन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो अगर मुझे कोई डेंसिटी निकाल कहेगा तो मुझे पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका जितने सब्सटेंस का मास उतने ही सब्सटेंस का वॉल्यूम। ठीक है, अगर कोई मुझे एक्सपेरिमेंट करके पेन का डेंसिटी निकाल कहता तो मैं कैसे निकालता, सुना। सबसे पहले मैं मास निकालता और मास के लिए हम वेइंग मशीन का यूज करते, वेइंग उसका इंस्ट्रूमेंट का यूज करते और उससे मास निकालता। ठीक है, मास निकालने के लिए आप वेइंग मशीन का यूज कर लेंगे या वेइंग बॉक्स का यूज़ कर लो। कोई लैबों में आपको वेइंग बॉक्स मिलते हैं अलग अलग वेटिस के, जैसे आपके पास पुराना जो ये दुकानों में, शॉप्स में आपको पुराना वे करने का मटेरियल का तरीका मिलता था, आपको वो मिलते थे, कुछ फिक्स्ड मास मिलते थे, 1 kg, 2 kg, 5 kg, इस टाइप के। वही चीज़ यहाँ भी मान लेते हैं कि डेंसिटी निकालने के लिए आपको मास निकालना पड़ेगा और मास निकालने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वेइंग बॉक्स होना चाहिए, या आपका आजकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वेट रख दो और डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और साथ में आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब ये वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर कोई मुझे बोले कि ये पेन का वॉल्यूम निकालो तो मेरे लिए मुश्किल है पेन का वॉल्यूम निकालना, बिकॉज इतना एरिया एक्स्ट्रा है, कहीं पे इरेगुलर शेप है, कहीं छोटा कहीं बड़ा है, कहीं पे एक्स्ट्रा लगा रखा है, टांगने के, इसको लटकाने के लिए अलग से लगा रखा है। इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। वेइंग बॉक्स में तो मास पूरा कंसिडर होगा, बट अगर मैं इसको सिर्फ सिलेंडर मानूं तो ये वाला एरिया छूट जाएगा, जो बाहर इसको हुक करने के लिए अलग से बनाया है, ये एरिया छूट जाएगा। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम निकालने के लिए हम यूज करते हैं मेजरिंग सिलेंडर का। मेजरिंग सिलेंडर इस टाइप का होता है, हम इसमें वाटर फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसमें वाटर फिल कर दिया और मान लेते हैं ये वाटर है 100 ml। ठीक है, एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसमें वाटर फिल कर दिया और वाटर कितना ml तक भर दिया, 100 ml तक। अब मैं इसके ऊपर से इसमें पेन भी डाल दूंगा,
जो आपका ये मार्कर पेन है इसको मैं इसमें अंदर डाल दूंगा। तो आप सबको पता है मार्कर पेन डालने के बाद ये वेइंग जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना एरिया कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? ये मार्कर पेन ऑक्यूपाई कर लेगा। मान लो मैंने कहा अब इसका वॉल्यूम बढ़ के ये हो गया 120 ml। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो गया? 120 ml। पहले 100 ml था, जैसे मैंने मार्कर डाला उसमें कितना हो गया? 120 ml हो गया। तो उसका मतलब 20 ml जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज पेन की वजह से हुआ है, उसका शेप से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर एक्सपेरिमेंटली आप किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना चाहते हैं अपने में, तो आप डेंसिटी निकालकर सिंपल सा एक प्रिंसिपल यूज करिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका मास उतने ही सब्सटेंस का वॉल्यूम। वेइंग बॉक्स में रखेंगे, वेइंग इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे, मास निकल जाएगा। वॉल्यूम निकालना मुश्किल है बिकॉज इरेगुलर शेप है, कोई डेफिनेट है इसमें, डेफिनेट शेप नहीं है। अगर ये सिर्फ सिलेंड्रिकल होता तो मैं सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच लगाता। अगर कोनिकल होता तो जो भी फॉर्मूले होते वो लगाते, क्यूबिक होता तो क्यूब का फॉर्मूला लगाता। बट ये इरेगुलर शेप है, कोई डेफिनेट नहीं है, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा है। तो इसके लिए ये आसान तरीका ये है कि मेजरिंग सिलेंडर में आप वाटर फिल करो, जो भी शेप का है उसमें आप उसको डिप कर दो तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, और वाटर का लेवल जो बढ़ेगा वही वॉल्यूम को मेजर करेगा। ये आपका एक्सपेरिमेंटली डेंसिटी कैसे निकालते हैं वो बताया। अब हम इस चैप्टर में डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे इस चीज को मैं डिस्कस करता हूं। ठीक हो गया? पहले समझ में आ गया डेंसिटी कैसे निकालते हैं? जिस सब्सटेंस का मास उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम भी होगा। ठीक हो गया? चलिए फिर शुरू करते हैं सॉलिड की डेंसिटी निकालने का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें एक पोर्शन जो होता है बार बार रिपीट होता है, जिसको आप यूनिट सेल बोलते हैं। और मैं इससे पहले आपको सिखा चुका हूं कि यूनिट सेल के अलग अलग शेप्स होते हैं, कुछ क्यूबिक होते हैं, कुछ हेक्सागोनल होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं, आपके मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। हमारे सिलेबस के हिसाब से जो हमको पढ़ना है वो हमको पता है कि हमारे सिलेबस के हिसाब से क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं। हाँ, क्यूबिक यूनिट सेल में भी दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं, नॉन प्रिमिटिव में बॉडी के अंदर भी होता है, फेस पे भी होता है। ये अलग अलग कंसेप्ट है। सिंपल सा समझ में आ गया कि हमको सॉलिड की डेंसिटी पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में एक डेफिनेट पैटर्न होता है। उस डेफिनेट पैटर्न को आप यूनिट सेल बोलते हो। उसके बहुत सारे शेप होते हैं और हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है। 12th के एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है। अब आपको ये भी याद हो गया होगा कि अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम मास अपॉन क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। और मैंने ये भी बोला है जिसका मास उसी का वॉल्यूम होगा, बिकॉज मास अलग और मैं वॉल्यूम अलग नहीं ले सकता। जिसका मास उतना ही सब्सटेंस का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे एक छोटा सा वो है लॉजिक है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने बोला कि सॉलिड में एक यूनिट सेल होता है और हमारे सिलेबस के हिसाब से क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो मुझे लगता है आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो यूनिट सेल है वो क्यूब है। हमारा जो यूनिट सेल है वो आपका क्या है? ये आपका यूनिट सेल है। और यूनिट सेल आपका क्या है? क्यूबिक है। यूनिट सेल आपका क्यूबिक है। एज लेंथ ए, सारी एज लेंथ बराबर ए, ये सारी एज लेंथ एक जैसी, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब। तो हमारा पहला तो ये आ गया कि डेंसिटी निकालने के लिए मास और वॉल्यूम चाहिए। हमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना तो बहुत आसान है, बिकॉज एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमको मास ऑफ अ यूनिट सेल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर यूनिट सेल का ले रहा हूं तो मास भी किसका निकालना चाहिए? यूनिट सेल का ही निकालना चाहिए। अगर मैं यूनिट सेल का नहीं निकालता, इतने पूरे सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालता, कैसे निकालना बताता? मेजरिंग क्लास में इसको डिबाता तो पानी का लेवल जितना बढ़ता वो आपका वॉल्यूम ऑफ ये पेन हो जाता। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक सॉलिड है जिसमें एक यूनिट सेल होता है और सिलेबस के हिसाब से वो क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो हमको उसका वॉल्यूम बहुत आसानी से पता है। वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। ठीक हो गया? वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। बट प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिया है तो मास ऑफ यूनिट सेल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे लेते हैं ध्यान से सुनना। अब ये यूनिट सेल आपके तीन टाइप के होते हैं, याद है?
एक होता है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। सेकंड नंबर जो आपका आता है वो आता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा आता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शायद आपको याद होंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीनों में क्या अंतर होता है? नंबर ऑफ एटम्स का। सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, और फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। ये सिंपल साइन में अंतर है। कैसे निकालते हैं? सिंपल क्यूबिक का 1/8 इंटू 8 क्रिस्टल क्लास में सिखाया है, वो 1 हो जाएगा। बॉडी सेंटर में 2, 1/8 इंटू 8 प्लस 1, और फेस सेंटर में 4 होते हैं। नॉर्मल सी बात है। अब क्या निकालना, ध्यान से सुना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि वो क्यूब है तो एक क्यूब आ जाएगा। मास ऑफ यूनिट सेल निकालना मुश्किल है, बिकॉज एक यूनिट सेल का मास हाइपोथेटिकली आप वेट नहीं कर सकते हैं कि उसको मशीन के ऊपर रखें, वेइंग मशीन के ऊपर रखें और उसका वेट नापना पॉसिबल नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं? सुनना। शायद आपको एक चीज पता होता है कि मोलर मास ऑफ एलिमेंट, शायद याद होता है सबको, हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ मोलर मास होता है। जैसे सोडियम का 23.3 ग्राम पर मोल, ठीक है। आयरन का 56 के आसपास है, निकल का, कोबाल्ट का, ऐसे आपके पास सारे के सारे मेटल्स के कुछ ना कुछ मास होते हैं, जिसका आप मोलर मास बोलते हैं। तो मैंने बोला मोलर मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू m, और यूनिट होता है ग्राम मोल -1 या ग्राम पर मोल। एक ही बात है, ग्राम मोल -1 लिखें या ग्राम पर मोल लिखें, एक ही बात है। यह है मोलर मास। सोडियम का मोलर मास 23, ठीक हो गया। अगर कोई आयरन बोले तो 56, कोबाल्ट का 58.5, ठीक हो गया। ऐसे जिंक का 55.3, कॉपर का 63.5। ऐसे सबके अपने मास हैं। अगर आप ये लेंगे तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, मैंने इस केस में m मान लिया, कोई भी मेटल होगा उसका अलग अलग मास होगा। अब मोलर मास, शायद आपको पता है कि मोलर मास को मैं और अच्छे से डिफाइन करूं तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसी को मोलर मास बोलते हैं, इक्वल टू m ग्राम। अब प्रॉब्लम यह है कि आयरन का मोलर मास पता होता है, बट मोलर मास से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है तो मास ऑफ यूनिट सेल पता होना चाहिए। इन सब का कोई लेना देना नहीं है। मोलर मास पता है हमको मोलर मास का डेफिनेशन क्या आ गया, 1 मोल सब्सटेंस का मास है, बट हम इससे सॉल्व कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें तो हम काम कर सकते हैं। कैसे? सुनिएगा। मैं इस मोलर मास के सब्सटेंस वाले को थोड़ा और आगे को लेके जाता हूं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब समझ में आता होगा कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल टू m ग्राम्स। कैसे? अरे 1 मोल में इतने ही तो एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस है, ठीक हो गया। अब यहां से मैं एक एटम का मास निकाल लेता हूं। मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू m अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। और इसको हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में m अपॉन Na लिखते हैं। ये Na जो है वह Na इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, और वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या हुआ? समझ में आया? मास ऑफ एन एटम निकाला। कैसे? मोलर मास पता होता है हमको, मोलर मास को डिफाइन किया कि इतने एटम्स का मास होता है, तो एक एटम का निकाल लिया। अब जब आपने एक एटम का मास लिया तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालना बहुत आसान है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। इफ देयर आर z एटम्स, z क्या हुआ? नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल क्यूबिक में एक ही होता है, BCC के केस में 2 होते हैं, FCC के केस में कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिएगा, इफ देयर आर z एटम्स इन अ यूनिट सेल देन मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स into mass of 1 atom
नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम। भैया नंबर ऑफ एटम्स कैसे, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं। तो इसकी जगह अगर मैं रख दूं तो z, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स को हमने कितने माना है z, और मास ऑफ एन एटम भी निकाला है m अपॉन Na। मास ऑफ एटम ये है m अपॉन Na। ठीक हो गया। तो आपका नंबर ऑफ एटम्स z थे और मास ऑफ वन एटम m अपॉन Na था, ये निकल गया। ठीक हो गया। अब मैं इनकी वैल्यू रख देता हूं यहां पे। तो डेंसिटी इक्वल टू, हमने पहले ही बताया था, मास अपॉन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मैं पूरा लिखूंगा तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वैल्यू रख देते हैं डेंसिटी को, आप डी से लिखते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल हमने अभी निकाला है z इंटू एम अपॉन Na। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम पहले ही निकाल चुके थे ए क्यूब। अगर इसको सॉल्व करें तो d इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब, Na इंटू ए क्यूब। अब आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, इस पे बेस न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं। कैसे, क्या समझ में आया? जिस सब्सटेंस का मास निकालेंगे उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालेंगे। अब यूनिट सेल क्यूबिक था तो यूनिट सेल का हमको पहले से वॉल्यूम याद है, ए क्यूब होता है। ठीक हो गया। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि यूनिट सेल का भले ही वॉल्यूम ए क्यूब होता हो, बट हमको मास नहीं पता था। तो मास निकालने के लिए पहले एक एटम का निकाला, फिर z से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज z नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो हर एक क्वेश्चन में अलग होगा। अगर आपका सिंपल क्यूबिक है तो z की जगह 1 रखूंगा, बीसीसी है तो 2 रखूंगा, एफसीसी है तो 4 रखूंगा। ये क्या हो रहा समझ में आया? अगर एक यूनिट सेल में 2 एटम हैं तो यूनिट सेल का मास 2 इंटू मास ऑफ वन एटम। अगर आपके पास एक यूनिट सेल में 4 एटम हैं तो 4 इंटू मास ऑफ वन एटम। अगर उसमें एक ही एटम है तो 1 इंटू मास ऑफ वन एटम, या 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेंसिटी कैसे निकालते समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। लेकिन ये याद रखेगा, इस केस में डेंसिटी जब आप निकालेंगे तो ग्राम, और इसको आप बनाना सेंटीमीटर क्यूब। ये न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना कि मास तो ग्राम में है ना, ग्राम में। तो आपने जो ये ए बनाना चाहिए आपने सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहिए। तो ए की वैल्यू आप सेंटीमीटर में बना लेना, यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए। कभी नैनोमीटर में दिया होता है, कभी एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, कभी पिकोमीटर्स में दिया होता है। आपने इन सबको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर बनाना आना चाहिए। ठीक है। तो डेंसिटी कैसे निकालते समझ में आ गया, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब। मास निकालने के लिए पहले एक एटम का निकाला, फिर नंबर ऑफ एटम z से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू रख गई और डेंसिटी ऑफ क्या आ गया, सॉलिड गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, चलिए।